कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सुनसान द्वीप पर एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है। ये जहाज अमेरिकी सेना के एक सैनिक का होता है। थोड़ी देर बाद उस जहाज का पायलट पैराशूट की मदद से सुरक्षित जमीन पर उतर जाता है। जमीन पर उतरते ही वह सैनिक देखता है कि एक और जहाज भी द्वीप की ओर आ रहा है। ये जहाज एक जापानी पायलट का होता है। जैसे ही जापानी पायलट जमीन पर उतरता है, दोनों एक दूसरे को देखकर अपने हथियार निकाल ले। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जापान तथा अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते वे एक पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं। तभी जब जापानी पायलट अमेरिकी सैनिक को मारने ही वाला होता है, अचानक उन्हें बहुत बड़े बड़े हाथ दिखाई देते हैं। इसके बाद उनके सामने एक विशालकाय गोरिल्ला आ जाता है। उसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर कहानी 1973 में पहुंच हम व्हाइट हाउस के बाहर मोनार्क नाम की संस्था के प्रमुख बिल को देखते हैं। बिल एक अमेरिकी सीनेटर से मिलता है और उससे उस रहस्यमयी द्वीप पर जाने की अनुमति मांगता है। असल में बिल ने उसी द्वीप का पता लगा लिया था जहां शुरुआत में दोनों सैनिक पहुंचे। अब वह वहां जाकर शोध करना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे सेना की एक टीम और पैसों की जरूरत। इसी वजह से बिल सरकार से मदद मांगता है, मगर सीनेटर उसे सेना और धन देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता था कि यह मिशन जरूरी नहीं है। यह द्वीप देखने में एक साधारण द्वीप लगता है, इसलिए लोगों को लगता है कि इस पर रिसर्च करने के लिए पैसे खर्च करना बेकार है। लेकिन बिल सेनेटर को कुछ सबूत दिखाकर कहता है कि इस द्वीप पर ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। अगर हम सबसे पहले इन रहस्यों को खोज कर दुनिया के सामने लाएं तो हमें बहुत फायदा और पैसा मिल सकता है। बिल ये भी बताता है कि हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि रूस को भी इस द्वीप के बारे में पता चल चुका। हमारे पास बहुत कम समय है। अगर हम पहले वहां नहीं पहुंचे तो रूस की टीम हमसे पहले पहुंचकर इसका फायदा उठा लेगी। यह सुनकर सेनेटर तैयार हो जाता है और बिल को उस द्वीप पर जाने की अनुमति दे दे। इसके बाद बिल सेनेटर के आदेश पर एक सेना की टीम तैयार करता है। इस टीम के कप्तान का नाम बैकर्ड होता है। साथ ही बिल अपनी टीम में जेम्स नाम के एक ऐसे व्यक्ति को भी शामिल करता है जो रास्ता ढूंढने और मार्गदर्शन करने में बहुत माहिर हो। जब पूरी टीम तैयार हो जाती है तो सभी लोग एक बड़े जहाज में बैठकर उस द्वीप की ओर रवाना हो जाते। जहाज में बैठे सैनिक समुद्र के सुंदर नजारों को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह खुशी जल्द ही परेशानी में बदलने वाली है। जिस द्वीप की ओर वे जा रहे थे वह बहुत ही खतरनाक था। इन लोगों ने अपनी टीम में एक फोटोग्राफर भी, जिसका नाम मैसन था। उसका काम उस रहस्यमयी द्वीप की तस्वीरें लेकर दुनिया को दिखाना था। कुछ समय जहाज से सफर करने के बाद वे लोग उस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं। तब बिल आर्मी टीम के कप्तान को बुलाकर कहता है कि आगे बहुत बड़ा तूफान है। अगर वे जहाज से आगे जाएंगे तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए वे जहाज यहीं छोड़कर हेलीकॉप्टर से तूफान पार करेंगे। कोई और रास्ता ना होने की वजह से कप्तान उसकी बात मान लेता है। फिर सभी लोग हेलीकॉप्टरों में बैठकर तूफान की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे तूफान के बीच पहुंचते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और हेलीकॉप्टर जोर जोर से हिलने लगते हैं। ऊपर से उन पर बिजली भी गिरने लगती है। बहुत मुश्किल से वे लोग तूफान पार कर लेते हैं। तूफान के दूसरी तरफ पहुंचकर वे एक बहुत सुंदर और हरे भरे आइलैंड को देखते हैं। ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आइलैंड पर पहुंचते ही वे अपना मिशन शुरू कर देते हैं। वे जमीन पर बम गिराने लगते हैं ताकि पता लगा सकें कि जमीन के नीचे कुछ खाली जगह है या नहीं। लेकिन बम गिराने से बड़े बड़े धमाके होते और कई जानवर मारे जाते। इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वे अपने काम से खुश होते हैं। तभी अचानक कोई अनजान ताकत एक बड़ा पेड़ उखाड़कर उनके एक हेलीकॉप्टर पर फेंक देती। हेलीकॉप्टर तुरंत क्रैश हो जाती। ये देखकर सभी लोग डर, वे सोच ही रहे होते हैं कि इतना बड़ा पेड़ किसने फेंका। तभी एक बहुत बड़ा हाथ आकर दूसरे हेलीकॉप्टर को भी खिलौने की तरह तोड़ देता है। फिर वे एक विशालकाय गोरिल्ला को देखते हैं जिसका नाम कंग है। कंग इस पूरे जंगल का राजा है। कुछ देर तक कंग शांत रहता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा लगता है जैसे वह कहना चाहता हो कि अगर वे बम गिराना बंद कर दें तो वह भी उन्हें कुछ नहीं करेगा। लेकिन आर्मी का कप्तान कंग को हल्के में लेता है और अपने सैनिकों को उस पर गोली चलाने का आदेश दे देता। इसके बाद सैनिक हेलीकॉप्टर से कंग पर गोलियां चलाने लगते, मगर गोलियों का कंग पर कोई असर नहीं होता। कंग गुस्से में आ जाता है और हेलीकॉप्टरों पर हमला कर देता। वह कई हेलीकॉप्टरों को तोड़कर नीचे गिरा दे। सभी हेलीकॉप्टर नष्ट करने के बाद
कंग वहां से चला जाता। आर्मी टीम का कप्तान कंग को बहुत गुस्से से देख रहा था, क्योंकि कंग उसके कई साथियों को मारकर चला गया। अब सभी लोग जंगल में अलग अलग जगह बिखर चुके थे। टीम का एक सदस्य जिसका नाम जेम्स था, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आया था। उसे कुछ साथी मिल जाते हैं और फिर वे सब मिलकर अपनी एक नई टीम बनाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ कप्तान बिल के पास जाता है और उस पर बंदूक तानकर पूछता है, सच बताओ, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? तब बिल पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है, 30 साल पहले मैं अपने साथियों के साथ एक जहाज में सफर कर रहा था। रास्ता भटक जाने की वजह से हम गलती से इस द्वीप पर पहुंच गए। तभी एक बहुत बड़े राक्षस जैसे जीव ने हमारे जहाज पर हमला कर दिया। उस हमले में मेरे सभी साथी मारे गए और केवल मैं ही बच पाया। बिल आगे कहता है, जब मैं वापस गया तो मैंने सरकार को इस द्वीप के बारे में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। इसलिए मैंने खुद यहाँ वापस आने का फैसला किया ताकि इस द्वीप की सच्चाई दुनिया के सामने ला सकूं। वह बताता है, मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि हमारी दुनिया में आज भी ऐसे विशाल और खतरनाक जीव मौजूद हैं। अगर ये जीव इंसानों तक पहुंच गए तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं ताकि भविष्य में अगर ये जीव हमला करें तो हम पहले से तैयार रहें। उधर दूसरी तरफ बाकी लोग जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और फिर वहां उनके साथ एक नई घटना होने वाली होती है। सभी लोग अपने सामने एक बहुत बड़ा बैल देखते हैं। उसे देखकर वे बहुत डर जाते हैं और तुरंत अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान लेते हैं। लेकिन जेम्स उन्हें बंदूकें नीचे करने के लिए कहता है। वह बताता है कि यह बैल उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही सभी लोग बंदूकें नीचे करते हैं, बैल भी मुड़कर दूसरी दिशा में चला जाता है। दूसरी तरफ कैप्टन की टीम जंगल में आगे बढ़ रही होती है। कुछ समय बाद वे एक घने बांस के जंगल में पहुंचते हैं। तभी अचानक एक सैनिक के मुंह के आर पार कुछ निकल जाता है। पहले सभी को लगता है कि वह बांस है, लेकिन जब वे ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह बांस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मकड़ी का पैर था। इसके बाद वह विशाल मकड़ी उन पर हमला कर देती है। सभी सैनिक खुद को बचाते हुए उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन गोलियों का मकड़ी पर ज्यादा असर नहीं होता। तभी कैप्टन अपने सैनिकों से कहता है कि मकड़ी के पैरों को निशाना बनाओ। सभी उसके पैरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पैरों में चोट लगने से मकड़ी कमजोर हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। मौका देखकर सभी सैनिक एक साथ उस पर फायरिंग करते हैं और आखिरकार मकड़ी को मार गिराते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ हर तरह के खतरनाक और विशाल जानवर मौजूद हैं। उधर दूसरा ग्रुप भी जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गांव में पहुंचते हैं, लेकिन गांव पूरी तरह सुनसान होता है और वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। इसी दौरान मैसन गांव की तस्वीरें खींच रही होती हैं। तभी उसे सामने दीवार में से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे और भी कई लोग बाहर आ जाते हैं। असल में ये वहां के आदिवासी लोग होते हैं जो कई सालों से उसी जगह पर रह रहे हैं। आदिवासी लोग चारों तरफ से इन लोगों को घेर लेते हैं। जवाब में सैनिक भी अपनी बंदूकें उनकी तरफ तान देते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी लंबी दाढ़ी और मूंछ वाला एक आदमी आदिवासियों के बीच से बाहर आता है। उसका नाम मार्लो होता है। मार्लो वही आदमी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में जहाज से गिरते हुए देखा था। वह पिछले 28 सालों से इन्हीं आदिवासियों के साथ रह रहा है। मार्लो सब लोगों से कहता है, अपनी बंदूकें नीचे कर दो, ये लोग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सभी लोग उसकी बात मान लेते हैं। मार्लो बाहरी दुनिया के लोगों को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने पिछले 28 सालों से किसी भी बाहरी इंसान को नहीं देखा था। उधर दूसरी तरफ एक सैनिक अपने साथियों से बिछड़ जाता है। जब वह नदी से पानी पीने जाता है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अचानक उसके सामने कोंग आ जाता है। कोंग को देखकर सैनिक बहुत डर जाता है। कोंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। घबराकर सैनिक जल्दी से एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप जाता है। कोंग उसे देख लेता है, लेकिन उस पर हमला नहीं करता। इससे पता चलता है कि कोंग बिना वजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद कोंग पानी के किनारे बैठ जाता है और अपने हाथ पर लगे घाव को देखने लगता है। उस घाव से उसे बहुत दर्द हो रहा था और यह चोट उसे इंसानों ने दी थी। तभी कोंग पानी पीने लगता है, लेकिन उसी समय एक विशाल ऑक्टोपस उसे कमजोर समझकर उस पर हमला कर देता है। वह ऑक्टोपस अपने लंबे हाथों से कोंग को पूरी तरह जकड़ लेता है। यहाँ उसी हिस्से की कहानी। अपने हाथों से दबाकर मार दे, फिर वह उसके एक हिस्से को काट कर खाने लगा। इसके बाद वह ऑक्टोपस को घसीटते हुए अपने साथ रात के खाने के लिए ले जाता है। यह देखकर सैनिक समझ जाता है कि कंग कितना ताकतवर है। दूसरी तरफ मार्लो बाकी लोगों को एक पुराने जहाज के पास ले जाता है,
जहाज के अंदर जाकर वे देखते हैं कि आदिवासी लोगों ने वहां एक मंदिर बनाया हुआ है। मंदिर में कंग की एक बड़ी तस्वीर बनी हुई है जिसकी वे पूजा करते हैं। मार्लो सबको बताता है कि आदिवासी लोग कंग को भगवान मानते हैं क्योंकि वह उनकी रक्षा करता है। अगर कंग न होता तो वे सब मारे जाते। इस द्वीप के नीचे बहुत खतरनाक छिपकली जैसे जीव रहते हैं जो इंसानों को मार सकते हैं, लेकिन कंग उन्हें ऊपर आने नहीं देता। मार्लो ये भी बताता है कि कंग अपनी जाति का आखिरी सदस्य, उन खतरनाक जीवों ने उसके परिवार को मार दिया, इसलिए अब वे जीव कंग से डरकर जमीन के नीचे। तब जेम्स पूछता है कि कंग ने उन पर हमला क्यों किया था। मार्लो जवाब देता है कि जब वे हेलीकॉप्टर से द्वीप पर आए थे तब उन्होंने बम गिराकर कई जानवरों को मार दिया, इसी वजह से कंग गुस्सा हो गया। मार्लो आगे बताता है कि बमों के कारण जमीन के नीचे रहने वाले खतरनाक जीव बाहर आ गए, लेकिन कंग ने उन सभी को मार दिया। अगर कंग ऐसा न करता तो वे जीव सभी लोगों को मार देते। फिर मार्लो पूछता है कि वे लोग द्वीप पर क्यों आए हैं। जेम्स बताता है कि वे यहाँ रिसर्च करने आए थे, लेकिन अब उन्हें इस जगह की सच्चाई पता चली, इसलिए वे वापस जाना चाहते। जेम्स कहता है कि उनके हेलीकॉप्टर तो कंग ने तोड़ दिए हैं, इसलिए अब उन्हें पैदल द्वीप के उत्तर वाले हिस्से तक जाना होगा जहां उनका जहाज इंतजार कर रहा है। यह सुनकर मार्लो कहता है कि पैदल जाने में कई हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन उसके पास एक नाव है, अगर वे लोग उसे ठीक कर दें तो वे जल्दी पहुंच। जेम्स उसकी बात मान लेता है और सभी लोग मिलकर नाव की मरम्मत करने लगते हैं। इसी बीच मैसन आदिवासी लोगों की तस्वीरें खींचती है। जब वे लोग कैमरे में अपनी तस्वीर देखते हैं बहुत हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी कैमरा नहीं देखा था। तभी मैसन को पास की नदी से किसी के चिल्लाने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत वहां जाती है और देखती है कि एक हेलीकॉप्टर के नीचे एक छोटे बैल का बच्चा फंसा हुआ है। मैसन उसे बचाने की लेकिन वह हेलीकॉप्टर हिला नहीं पाती। तभी कोई बहुत आसानी से हेलीकॉप्टर हटाकर उस बच्चे को आजाद कर देता। वह कोई और नहीं बल्कि कंग हो। कंग को देखकर मैसन डर जाता, लेकिन कंग उसे कोई नुकसान नहीं। वह बस गुस्से और नफरत भरी नजर से उसे देखता है और वहां से चला जाता। मैसन समझ जाती है कि कंग उनसे नाराज क्योंकि उन्होंने उसे पहले घायल किया। उधर नाव पूरी तरह तैयार हो। मार्लो जो पिछले 28 सालों से आदिवासियों के साथ रह रहा था, उन्हें आखिरी बार अलविदा कहता है। फिर वह बाकी लोगों के साथ नाव में बैठकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक सैनिक को देखते हैं जो अपने साथियों से अलग हो गया है। वह एक कटे हुए पेड़ पर बैठा हो, तभी वह पेड़ हिलने लगता है। यह महसूस होते ही सैनिक तुरंत खड़ा हो जाता। तब उसे पता चलता है कि वह पेड़ नहीं बल्कि एक बड़ा खतरनाक जीव है। वह जीव सैनिक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सैनिक तुरंत अपनी बंदूक से उस पर गोलियां चला, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो। फिर भी वह जीव अपना सिर छिपाकर वहां से दूर जाने लगा क्योंकि उसे किसी बड़े खतरे का एहसास हो। इसी बीच जैसे ही सैनिक पीछे मुड़ता है, एक विशाल छिपकली आती है और उसे जिंदा निगल जाती। उधर बाकी लोग नाव में बैठकर आगे बढ़ रहे होते। रास्ते में मार्लो अपने साथियों को अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। वह कहता है, मेरी एक पत्नी और एक बेटा है। 28 साल पहले जब मैं दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने जा रहा था, तब मेरा बेटा सिर्फ 1 साल का था। अब वह बड़ा हो गया होगा। मेरी आखिरी इच्छा बस यही है कि मैं एक बार अपने बेटे को देख सकूं। पूरी रात नाव में सफर करने के बाद सुबह हो जाती। तब तक वे लोग काफी लंबी दूरी तय कर चुके होते हैं। अच्छी बात यह होती है कि उनका रेडियो फिर से काम करने लगता है। एक सैनिक दूसरे समूह के कप्तान से संपर्क करता है। दोनों समूह एक दूसरे की जगह का पता लगा लेते हैं। सैनिक कप्तान से कहता है, हम जल्द ही आपके पास पहुंचने वाले हैं। दूसरे समूह से बात होने के बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक विशाल चमगादड़ आता है और उनके एक साथी को उठाकर ले जाता। सबके सामने वह चमगादड़ उस आदमी को मार देता। ये देखकर सभी बहुत डर जाते। इसके बाद वे लोग नाव को नदी के किनारे रोकते हैं और पैदल चलना शुरू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी मुलाकात दूसरे समूह और कप्तान से हो जाती। जब सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो जेम्स कहता है, अब हमें जहाज की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कप्तान जहाज पर वापस जाने से मना कर दे। वह कहता है, मुझे पश्चिम की तरफ जाना है क्योंकि वहां मेरा एक सैनिक है जिसका नाम चैपमन है। दरअसल कैप्टन को यह नहीं पता था कि चैपमैन पहले ही मारा जा चुका। मार्लो उसे बहुत समझाता है कि पश्चिम की तरफ मत जाओ क्योंकि वहां खतरनाक छिपकलियां रहती हैं जो इंसानों को देखते ही मार देती। लेकिन कैप्टन अपने साथी को अकेला छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए बाकी लोग भी उसके साथ वेस्ट की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वे लोग वहां पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बड़ा खुला मैदान था जहां कई बड़े जानवरों की खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी हुई। मार्लो बताता है कि ये सब
कोंग के परिवार के जानवरों के अवशेष, जिन्हें उन खतरनाक छिपकलियों ने मार दिया था। जब वे लोग उस जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती। डर के कारण सभी लोग भागकर बड़ी बड़ी खोपड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। तभी एक विशाल छिपकली वहां आ जाती है। वह उनके पास आकर एक इंसान की खोपड़ी उगल देती। खोपड़ी पर लगे आर्मी बैज को देखकर जेम्स पहचान जाता है कि यह चैपमैन की खोपड़ी है, उसी सैनिक की जिसे ढूंढने के लिए कैप्टन उन्हें यहाँ लाया था। जैसे ही छिपकली दूसरी तरफ जाती है, सभी लोग मौका देखकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद छिपकली उनकी गंध सूंघते हुए फिर उनके पास पहुंच जाती है और उनके एक साथी को जिंदा निगल। अब सभी लोग मिलकर उस छिपकली पर गोलियां चला, लेकिन गोलियों का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। धुंध का फायदा उठाकर वह छिपकली छिप जाती। सबको पता था कि वह फिर हमला करे, इसलिए वे पहले से तैयार हो जाते। जैसे ही छिपकली दोबारा हमला करने आती है, एक सैनिक मशीन गन से उस पर लगातार गोलियां बरस, लेकिन छिपकली को ज्यादा नुकसान नहीं। वह अपनी लंबी जीभ से सैनिक को पकड़ लेती है और उसे भी जिंदा निकल जाती। इसके बाद छिपकली मैसन के पीछे पड़ जाती। मैसन बड़ी बड़ी खोपड़ियों के बीच से भागते हुए किसी तरह अपनी जान बचा लेती। इसी दौरान आग लगने से जहरीली गैस वाले बम फट जाते हैं और पूरे इलाके में जहरीली गैस। मुसीबत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी वहां खतरनाक चमगादड़ों का झुंड भी आ पहुंचा। ये लोग उन पर हमला करने, लेकिन यहाँ जेम्स गैस मास्क पहनकर तलवार की मदद से कई चमगादड़ों को मार देते। तभी एक बड़ी छिपकली चमगादड़ों की वजह से परेशान हो रहे लोगों को देखकर मौका पाती है और उन पर हमला करने, लेकिन एक सैनिक अपनी फायर गन से उस छिपकली पर हमला करता। आग लगने की वजह से वह छिपकली मर जाती। छिपकली के मरने के बाद सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और फैसला करते हैं कि अब उन्हें इस आइलैंड से निकलकर अपने जहाज के पास लेकिन कैप्टन अभी भी उनकी बात नहीं मानता। वह कहता है कि वह अपने साथी को ढूंढ कर ही रहे। तभी जेम्स कैप्टन को उस सैनिक का बैज दिखाता है और बताता है कि जिस सैनिक को तुम ढूंढ रहे हो वह पहले ही मर चुका है। यह सुनकर कैप्टन के पास कोई जवाब नहीं बचता और फिर वह अपना असली मकसद बताता है। असल में वह अपने सैनिक को बचाने के लिए यहाँ नहीं आया था, बल्कि वह कंग को मारने आया था। कैप्टन बताता है कि कंग ने उसके कई सैनिकों को मार दिया है, इसलिए वह उससे बदला लेना चाहता है। तभी बाकी लोग कैप्टन को समझाते हैं कि कंग कोई खतरनाक जानवर नहीं है, बल्कि वह तो उन बड़ी छिपकलियों से इंसानों की रक्षा करता। अगर कंग मर गया तो वे छिपकलियां जमीन से बाहर आ जाएंगी और सबको मार दे। लेकिन कैप्टन किसी की बात नहीं सुन। वह बहुत जिद्दी था और सिर्फ अपना बदला लेना चाहता था। इसके बाद जेम्स फैसला करता है कि उसका ग्रुप वापस जहाज की तरफ जाएगा। अगर कैप्टन कंग को मारने जाना चाहता है तो वह अकेला जा सकता है। इस तरह सभी लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। मजबूरी में सैनिकों को अपने कैप्टन के साथ जाना पड़ता है। वहीं जेम्स और उसका ग्रुप जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। इसलिए जेम्स और मैसन फैसला करते हैं कि वे दोनों सामने वाले पहाड़ पर चढ़ेंगे और ऊपर से देखकर पता लगाएंगे कि उनका जहाज किस तरफ। दोनों पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से उन्हें अपना जहाज दिखाई नहीं देता। तभी अचानक उनके सामने कंग आ जाता। कंग को देखकर दोनों डर जाते हैं और बिना हिले डुले बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़े हो, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कोई भी हरकत की तो कंग उन्हें मार सकता है। कंग धीरे धीरे उनके पास आता है और उन्हें देखने लगता है। तभी मैसन हिम्मत करके अपना हाथ कंग के शरीर पर रखते, लेकिन कंग उसे कोई नुकसान नहीं। इससे मैसन समझ जाती है कि कंग इंसानों को मारना नहीं। दूसरी तरफ कैप्टन अपने सैनिकों के साथ मिलकर कंग को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार करता। वह नदी के पानी में फ्यूल डालकर उसमें आग लगा देता है। आग देखकर कंग तुरंत वहां पहुंच, लेकिन उसे नहीं पता होता कि यह सब उसके लिए एक जाल है। जैसे ही कंग वहां आता है, कैप्टन जमीन में लगाए गए बमों को ब्लास्ट कर देता है। धमाके की वजह से कंग आग में जलने लगता है। एक बार फिर कैप्टन कंग को गुस्सा दिला देता। इस बार आग में जलने की वजह से कांग बहुत कमजोर हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। कैप्टन उसके पास बम लगाकर उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी जेम्स, मार्लो, मैसन और उनके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वे कैप्टन को बंदूक दिखाकर रोकते हैं और कहते हैं कि कांग को मारना बहुत बड़ी गलती। अगर कांग मर गया तो जमीन के नीचे रहने वाली विशाल छिपकली बाहर आ जाएगी और सबको मार डालेगी। लेकिन कैप्टन उनकी बात नहीं मानता।
वह अपने सैनिकों को सबको मारने का आदेश। तभी उसके सैनिक भी उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि कांग उनका दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन तो जमीन के नीचे रहने वाली विशाल छिपकली है। उसी समय नदी के बीच से एक बहुत बड़ी छिपकली बाहर निकल आती। मार्लो सबको बताता है कि यही वह खतरनाक जीव है जो अब तक जमीन के नीचे छिपा हुआ था। यह देखकर सभी लोग वहां से भागने लगे, लेकिन कैप्टन नहीं भागता। वह कांग और छिपकली दोनों को बम से उड़ाना चाहता। जैसे ही कैप्टन बम का रिमोट दबाने वाला होता है, कांग को होश आ जाता है और वह अपने हाथ से कैप्टन को कुचल देता है। इसके बाद कांग और छिपकली के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती। दूसरी तरफ बाकी लोग अपनी नाव की ओर भाग रहे होते हैं। तभी छिपकली उनका पीछा करने लगी। एक सैनिक 2 ग्रेनेड लेकर छिपकली को अपनी तरफ बुलाता। उसका इरादा था कि जैसे ही छिपकली उसे खाने आएगी, वह ग्रेनेड फोड़कर खुद के साथ उसे भी उड़ा दे। लेकिन छिपकली उसकी चाल समझ जाती और अपनी पूंछ से उसे दूर फेंककर मार देती। इसके बाद छिपकली फिर बाकी लोगों के पीछे दौड़ती। तभी कांग उड़ते हुए आता है और एक बड़ा पत्थर उसके सिर पर मार देता। इससे लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। कांग और छिपकली की लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। छिपकली कांग की गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन कांग खुद को छुड़ाकर उसे पहाड़ से दे मार। फिर भी छिपकली हार नहीं मानती और दोबारा हमला कर देती। उधर मैसन पहाड़ की चोटी पर जाकर फ्लेयर गन चलाती है ताकि जहाज पर मौजूद लोगों को उनका संकेत मिले। लड़ाई के दौरान छिपकली कांग को उठाकर पुराने जहाज पर पटक दे। वहां कांग जंजीरों में फंस जाता है और खुद को छोड़ा नहीं पाता। अब छिपकली उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी समूह का एक साथी मशीन गन से छिपकली पर गोलियां चलाने लगा। इससे छिपकली गुस्से में आ जाती है और उस सैनिक की तरफ बढ़ती। तभी मैसन फ्लेयर गन से उसके सिर पर गोली मार देती है और उसका ध्यान अपनी ओर इसी बीच कांग पूरी ताकत लगाकर जंजीरें तोड़ देता। फिर वह जंजीर से बंधे एक बड़े पंखे को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और उसे छिपकली के पेट में घोंप देता। छिपकली घायल होकर नीचे गिर। कांग उसे उठाकर चट्टान पर दे मारता है, लेकिन इस टक्कर से मैसन पानी में गिर जाती है और डूबने लगती। कांग तुरंत पानी में हाथ डालकर उसे बचा लेता। जैसे ही कांग मैसन को सुरक्षित जगह रखने की कोशिश करता है, छिपकली पीछे से फिर हमला कर देती। अब कांग एक हाथ में मैसन को पकड़े हुए लड़ रहा था, इसलिए वह कमजोर पड़ जाता। छिपकली उस हाथ को खाने की कोशिश करती है जिसमें मैसन हो, लेकिन कांग अपना पूरा हाथ उसके मुंह के अंदर डाल देता और उसकी जीभ खींचकर काट देता है। इससे आखिरकार उस विशाल छिपकली की मौत हो। लड़ाई खत्म होने के बाद कांग अपनी हथेली खोलकर मैसन को उसे लगता है कि मैसन मर चुका। वह उदास होकर उसे एक तरफ रख दे, लेकिन कुछ ही देर बाद मैसन की सांसें वापस चलने लगी। असल में वह सिर्फ बेहोश हो। मैसन के होश में आने पर कांग उसे देखता है और फिर चुपचाप वहां से चला जाता। इसके बाद सभी लोग नाव में बैठकर द्वीप छोड़ देते हैं। जाते समय वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि इस द्वीप और कांग के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उन्हें डर था कि अगर सरकार को कांग के बारे में पता चला तो वह उसे पकड़कर उस पर प्रयोग करेगी, इसलिए इस द्वीप को उसी तरह रहने देना बेहतर है। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि मार्लो पूरे 28 साल बाद अपने घर पहुंच। उसे लगता है कि उसकी पत्नी उसे पहचान नहीं, लेकिन उसकी पत्नी उसे देखते ही गले लगा ली। 28 साल में उसका बेटा भी बड़ा हो चुका था। आखिरकार मार्लो की अपने परिवार से मिलने की इच्छा पूरी हो जाती। इसी के साथ कहानी समाप्त हो।